हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। एंड नाउ मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल चैप्टर 11th क्लास का। बायोमोलिक्यूल में फर्स्ट टॉपिक आपका कार्बोहाइड्रेट में कंप्लीट करा चुकी हूँ, और कार्बोहाइड्रेट के बाद मैंने आपको अमीनो एसिड कराया है, और अमीनो एसिड के बाद मैं आपको प्रोटीन करा रही हूँ। प्रोटीन मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, और इसके बाद मैंने आपको इसके फंक्शंस बता चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन में आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? सिंपल अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। एंड देन उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या होता है? जिसमें अल्फ़ा हेलिक्स बनती है और एक बीटा शीट बनती है। ठीक है, अब अल्फ़ा हेलिक्स कब बनती है? जब इसका जो आर ग्रुप होता है, जो वेरिएबल ग्रुप होता है, वो लार्ज होता है, तो आपका बनता है अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और जब बीटा शीट कब बनती है? जब उसमें आर ग्रुप जो होता है वो स्मॉल होता है, वेरिएबल ग्रुप स्मॉल होता है चेन में, तब बनता है आपका बीटा शीट। इस तरह से आपका बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद आता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक्चुअल में टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? इजीली लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे कि आपका एक है, जैसे कि वायर है, ठीक है। अब ये वायर अगर स्ट्रेट है, ठीक है, या फिर रुको, जैसे ये है मार्कर से, अगर इनको हम जोड़ दें, सिंगली हमने डायरेक्ट जोड़ा है, तो ये जो होगा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड एंड तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अमीनो एसिड में कर्लिंग वाली वो आती है, आर ग्रुप वैसा होगा, तो इसका मतलब क्या? इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बनता है कर्ल होके, तो ये बनेगी आपकी अल्फ़ा हेलिक्स। देखो इस तरह से, ठीक है। और अगर यही स्ट्रक्चर आपका जिग जैग मोशन में आता है, मतलब कि इस तरह से आता है, अगर ये इस तरह से आता है, तो ये बनेगी आपकी बीटा शीट, और इसमें क्या होगा? आर ग्रुप जो है आपका स्मॉल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होगी, अल्फ़ा हेलिक्स यानी कि कॉइलिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये हुआ, और सेकेंड आपका जिग जैग वाला पार्ट, जैसे आपके इस तरह से जिग जैग हो, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो नाउ इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की ओवरऑल फोल्डिंग, जैसे कि आपकी मैंने आपको बताया था अभी, फोल्डिंग क्या है? इस तरह से उसका लूप बनाना या फिर उसका फोल्ड होना, दैट इज़ फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो पहले हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या जो पॉलीपेप्टाइड है, उनकी जो फोल्डिंग हो रही है, चेन टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर। तो ये क्या फॉर्म करेगा? 3D स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। तो इट रिप्रेजेंट द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है फोर्स स्टेबल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को फोल्ड करने के लिए या स्टेबल करने के लिए कौन कौन से फोर्स लगते हैं? तो इसके लिए स्ट्रक्चर में कौन कौन से फोर्स लगेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब अल्फ़ा हेलिक्स बनना था, कौन से फोर्स बने थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। सेकंड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी लगेगी। इसके बाद इसमें बॉन्ड ऑफ फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें लगता है। इसकी वजह से, जैसे अगर कोई एक लूप है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, अगर वो हेलिकल फॉर्म में था, तो उनको स्टेबल करने के लिए, एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग रही थी, ठीक है। अब इसी तरह से अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये मैंने आपको बताया हेलिक्स वाला पार्ट हो गया, ओके, और ये वाला बीटा शीट वाला पार्ट हो गया, फिर ये हेलिक्स वाला हो गया, फिर ये बीटा शीट वाला पार्ट हो गया, दैट इज़ हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स, एंड दिट इज़ बीटा शीट, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये इन दोनों को आपस में जुड़ेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक दूसरे से चिपके रहें, खुल के भाग ना जाए, उनको स्टेबल भी करना है हमें, इसलिए इसमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पे लिखना अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल। अब जैसे कि कोई सेल है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ऑब्वियसली प्रोटीन होती है, प्रोटीन एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन हम लेते भी हैं दाल वगैरह से। तो प्रोटीन है,
ठीक है। अब प्रोटीन क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं दाल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, ठीक है, दूध ज़्यादा पिलाओ, दूध ज़्यादा पिलाओ, अंडे ज़्यादा खिलाओ, तो उससे क्या होता है, उनका ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनकी सेल्स इतनी डिवाइड करेंगी, फिर उनके बाद रिपेयर होंगी, सेल्स को जितनी न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगी, उतना ही वो तेज़ी से उसकी हाइट भी बढ़ती है। ओके, तो इसी तरह से ग्रोथ एंड रिपेयर। रिपेयर का मतलब अगर सेल्स डिवाइड होंगी तो उनको रिपेयर भी होना पड़ेगा, एक बार डिवाइड होगी तभी तो वो आगे चल के दोबारा फॉर्म होगी, ग्रोथ कर पाएगी, तो ग्रोथ एंड रिपेयर में भी हेल्प करता है। अब इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ द मेंटेनेंस या मेन पीएच ऑफ द बॉडी। तो मेंटेन करता है पीएच ऑफ द बॉडी, दैट इज मेंटेन। मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी, बॉडी के पीएच को भी ये मेंटेन करता है। थर्ड है इसका इम्यूनिटी मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम दाल वगैरह दूध अच्छे से पिएंगे तो हमारी बॉडी में मतलब बीमारियां कम लगती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान है या वो ये चीज़ें नहीं ले रहा है, जैसे कुछ रोड पर लोग रहते हैं, उनको फाइनेंशियली जो वीक होते हैं वो जो ये सब चीज़ें नहीं ले पाते हैं, दूध वगैरह ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, तो आप जानते हैं उनका फिजिकली वो फिट नहीं होते, स्ट्रक्चरली भी आप उनको सामने से देखोगे पतले सूखे से होंगे, तो वो फिजिकली फिट नहीं होते। या फिर कोई बच्चा जो ज़्यादा खाने पीने पे ध्यान नहीं देता है, प्रोटीन अच्छे से नहीं लेता, विटामिन्स नहीं लेता, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता, या फिर जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो नहीं लेता है प्रॉपर अमाउंट में, तो वो सूखा सा दिखेगा, पतला सा दिखता है। तो इसलिए हमारा इम्यूनिटी भी इससे हमारे फ़र्क पड़ेगी। अगर जो बीमार है और एक फिट है तो इनमें से बीमार कौन पड़ेगा? कोई भी डिजीज़ को कॉज करती है तो बीमार कौन पहले होगा? जो ऑब्वियसली वीक है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है। तो ये इम्यूनिटी को मेंटेन करने में भी वर्क करता है। थर्ड है इसका क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या है? जैसे ब्लड जो होता है वो क्लॉट होता है, तो इस क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। फिर हेरिडिटी ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन हमारे हेरिडिटी मटेरियल में आती है, दैट इज़ अ प्रोटीन। ओके, तो हेरिडिटी को ट्रांसफ्यूज करने के लिए इन हिस्टोन, हेरिडिटी ट्रांसफ्यूजन इन हिस्टोन में जो हेरिडिटी मटेरियल है उसका ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हमारा प्रोटीन की 3D फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको वो बताती हूँ क्वार्टरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है यहीं मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। मुझे नहीं लगता कि अलग से आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद ही जब इसमें, एक मिनट मैं आपको डायग्राम बना ही देती हूँ। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको इसका क्वार्टरी स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाली थी। क्वार्टरी स्ट्रक्चर होता क्या है? एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन और सब यूनिट्स, किसका? प्रोटीन चेन का और सब यूनिट्स का, इनटू अ क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। किसमें? क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में। एसोसिएशन यानी कि जुड़ना, ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोटीन की चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्सरी वो क्या है? चेन से बनना है। किसके? अमीनो एसिड से। तो एसोसिएशन सेवरल प्रोटीन चेन, उसमें क्या अमीनो एसिड की चेन से हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें क्या है? प्रोटीन की बहुत सारी चेन से, ठीक है, और सब यूनिट से इनटू अ क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन यानी कि जुड़ रही हैं कौन? प्रोटीन्स। प्रोटीन की क्या? बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ के एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं, एक लूप तरह का बना रही हैं, उसको बोलते हैं हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका ऊन का वो होता है ना गोला, इस तरह से एक पूरा बोल होता है ना, वो बना रही हैं, इसे बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ईच ऑफ सब यूनिट हैज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, ईच सब यूनिट हैज़ इट्स ओन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ये प्रोटीन चेन, सेकेंड है सब यूनिट। सब यूनिट में से प्राइमरी हो, सब यूनिट खुद में क्या हो सकता है? खुद सोचो, प्रोटीन की बात हो रही है, ऑब्वियसली इससे पहले कितनी प्रोटीन्स आई? 3 प्रोटीन आई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आए, तो उन्हीं के फॉर्म भी हो सकते हैं। प्राइमरी चेन हो सकती है, सेकेंडरी चेन हो सकती है, टर्सरी चेन हो गया। जैसे कि पहले हमारी प्राइमरी चेन हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी में क्या था? अल्फा हेलिक्स हो गया। टर्सरी में क्या था? फिर सेकेंडरी में बीटा शीथ है, तो हमने यहाँ बीटा शीथ रख दी। ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है हमारा? टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी क्या था? एक लूप तरह का बना दिया और इसमें बीटा शीथ भी आ गई।
ये हो गया, ये क्या है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज़ नाउ टर्सरी स्ट्रक्चर। अब इन तीनों को मिला दो, इन तीनों में ही एक लूप बना दो, ठीक है। जैसे ये इन सबको मिला दिया, ये पूरा मिलके हमारा क्वाaternary स्ट्रक्चर हो गया। बस अब इसमें क्या है, कौन कौन सी बॉन्ड इसको फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी प्रोटीन्स में है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड है वॉन डर वाल्स फोर्स। वॉन डर वाल्स फोर्स कहाँ लगता है, नॉन पोलर साइड में लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगी, वॉन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होगा, उनको अट्रैक्शन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए किसमें, नॉन पोलर साइड पे प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि मैंने अल्फ़ा हेलिक्स से और बीटा शीट से बनाया ये वाला। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट वो हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 3 हो गए, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा एक क्वाaternary स्ट्रक्चर हो गया। इनमें हमारे सारी तरह की चेन फॉर्म हो गई, स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, इसे बोले हैं क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक मैंने वहाँ पर दिखाया, जैसे वहाँ पे मैंने अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर से मान सकते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर की हमने 4 सब यूनिट ली, 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 3 सब यूनिट और 4 सब यूनिट। उन चारों को मिला के हम क्या बनाएंगे, क्वाaternary स्ट्रक्चर। ओके, तो क्या बना हमारा क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्वाaternary स्ट्रक्चर है क्या बताया मैंने, प्रोटीन्स की चेन का एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन चेन और इट्स सब यूनिट नॉन एज क्वाaternary स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें मैंने आपको बॉन्ड्स बता दी, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई और वॉन डर वाल्स फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके एग्जांपल्स, कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जिसमें हमारा क्वाaternary स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन सा, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, हीम ग्रुप है। इसमें ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्वाaternary स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि जो इसकी चेन होती है, प्रोटीन्स जो आती हैं वो टेट्रामेरिक फॉर्म में होती हैं, दैट इज टेट्रामेरिक। ओके, ये कैसी है हमारी, टेट्रामेरिक फॉर्म है। 2 अल्फ़ा होती हैं इसमें और 2 बीटा होती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा चेन है, दैट इज टेट्रामेरिक फॉर्म बनी। किसकी बनी हमारी, क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद आता है हमारा कोलेजन प्रोटीन। जैसे मैं आपको इसके फंक्शंस में भी बता चुकी हूँ और पहले भी बता चुकी हूँ। तो कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों तो याद कर ही लेना क्योंकि तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह बार बार यूज़ होंगे। इंसुलिन कैसा है, डाइमेरिक फॉर्म है। इसमें पॉलीपेप्टाइड की सिर्फ 2 चेनीज होती हैं, इसलिए हम इसे डाइमेरिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। डाइमेरिक है फिर भी हम इसे क्वाaternary क्यों बोल रहे हैं, ट्राइमेरिक है फिर भी हम इसे ट्राइमेरिक है फिर भी इसे क्वाaternary क्यों बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, टेट्रामेरिक है हमने इसे क्वाaternary बोला क्योंकि मैंने आपको ये बोला क्वाaternary का स्ट्रक्चर ये नहीं है कि 4 वो हों, कोई भी 4 अमीनो एसिड या 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी हो, ऐसा नहीं बोला है मैंने बोला है इसमें ये चेन हो सकती है प्रोटीन की या सब यूनिट की जो अरेंज हैं, उनको मैंने क्वाaternary स्ट्रक्चर बोला है। इसका मतलब ये नहीं है उसकी 4 यूनिट होंगी। ओके, तो ये याद रखना। और यहाँ पे आपका प्रोटीन ख़त्म होता है। आई थिंक इसमें और कुछ बचा नहीं होगा, कमेंट्स वगैरह कर देना आप, अगर कुछ भी बचा है तो मैं आपको वो बाद में करा दूँगी। और इसके बाद मैं आपको क्या कराऊँ, लिपिड्स करा देती हूँ। पहले प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फिर मैं आपको लिपिड करा देती हूँ। लिपिड के बाद फिर विटामिन्स और फिर एंजाइम्स। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगी और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि मैं इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, वो आपकी चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग मैं सेल बायो करना चाहूँगी, बाकी आप बता दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी तो करो भाई, लाइक करो प्लीज़। थैंक यू।